अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। इसमें 7.2.3 टॉपिक है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट द कंसंट्रेशन। मेजरमेंट कंसंट्रेशन मीन मिकदार, क्वांटिटी को हम मालूम करने जा रहे हैं। जिसके दो तरीके हैं, एक है फिजिकल तरीका, एक है केमिकल। फिजिकली लाइक इंस्ट्रूमेंट से है और केमिकली भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें केमिकली हम चीज़ों को ऐड करके हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि देखें, जो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन है इसका मतलब ये है कि डिपेंड तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे ही करता है ना। कोई कुछ हमारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, यानी हमारे पास रिएक्टेंट है, वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा, अब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ना, इसमें यहां से यहां तक मिकदार में क्या चेंजिंग आती है, क्या उसमें तब्दीली आती है, तो हम इसका देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं और कितने नहीं करते हैं। तो इसके हवाले से वो कहता है कि इसमें हम फाइंड करते हैं चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम ये देखते हैं कितनी तब्दीली आती है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, और हम इसको कहता है कैन बी डिटरमाइंड बाय अ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। तो आज का जो हमारा ये पहला हिस्सा है, इसमें हमने केमिकली मेथड फाइंड करना है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फिजिकली मेथड। तो कहता है फिजिकल एंड केमिकल मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या टाइप है। अब सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है केमिकली चेंज। अच्छा, अब केमिकली चेंज जो किस तरीके से चेंज आता है, तो उसको हम पहले उसके केमिकली रिएक्शन करवाते हैं। यानी रिएक्शन का एक सॉल्यूशन है जिसमें दो चीजें हैं कि एक चीज हमारे पास लाइक A+B है, तो वो चीज क्या बना रही है, C। अब इसमें मिकदार कैसे चेंज हो रही है, तो इसमें एक सॉल्यूशन होना जरूरी है, रिएक्शन का सॉल्यूशन होगा। फिर केमिकली एनालिसिस करेंगे, किसको, रिएक्टेंट को भी और किसको भी, प्रोडक्ट में, बारी बारी। अब इन दोनों को एग्जांपल उसने एक दी है कि जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं ईस्टर की। ये है इथाइल एसीटेट CH3COO2H5। इसमें वाटर डालते हैं, वाटर होता है H2O, और वाटर को बेसिकली हम किस तरीके से लिखते हैं, एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो होता है बेसिकली एक H और एक OH, इस बॉन्ड की तरह। अब इसका जो बेसिकली ये OH वाला पोर्शन है ना, वो इससे मिल जाता है, तो ये बन जाता है C2H5OH। क्योंकि C2H5 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, और ये जो H पॉजिटिव वाला पोर्शन है ना, ये इस H के ऑक्सीजन के पास आ जाता है, तो ये बन जाता है CH3COOH। अब ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और ये है एसिटिक एसिड। इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब हमारे पास ये एक रिएक्शन हुआ है। ये रिएक्शन किस तरीके से हम इसके कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है आफ्टर सम टाइम अ सैंपल, जब ये रिएक्शन हो जाता है, जब इसकी डिल्यूशन हो जाती है, वाटर हम डाल देते हैं, तो उसके बाद हम कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो आप मिक्सचर विद ड्रा आ, ठीक है, ड्रॉन बाय अ पिपेट एंड रन इनटू अबाउट द टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ आइस कूल्ड वाटर। तो वो कहता है बेसिकली आपने इसमें से थोड़ा सा सैंपल में से मटेरियल लेना है, पिपेट की मदद से, यानी उस मटेरियल को लेना है। यानी ये हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ा है, एसिड पड़ा है, यानी सॉल्यूशन, तो आपने इसको ना पिपेट की मदद से ले लेना है। यहां से आपने कुछ ड्रॉप निकाल लेने हैं, और फिर उसको 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ आइस वाटर कूल के साथ उसको हमने रन करके देखना है। द डिल्यूशन एंड चिलिंग स्टॉप द रिएक्शन। जब उसकी डिल्यूशन यानी उसमें पानी का मिक्स होना जब रुक जाएगा, रिएक्शन रुक जाए, तो हम देखेंगे एसिड फॉर्म इज टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली। तो इसमें से जो बनने वाला जो एसिड है ना, ये वाला जो एसिड जिसकी बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड, इसको हम ना मजीद NaOH के साथ चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें ना, CH3COOH प्लस NaOH, तो ये जो H है ना, ये इससे मिलकर क्या बन जाता है, वाटर। तो इसके साथ एक साल्ट बनेगा, वो क्या, CH3COONA। तो ये हमने करके देखना है। अब वो कहता है कि इसमें ये रिएक्शन लिखने की तो खैर जरूरत नहीं है, हम इसमें बताते हैं द रिएक्शन एसिड इज फॉर्म इज टाइट्रेट अगेंस्ट स्टैंडर्ड जो अल्कली है NaOH के साथ बाय यूजिंग फिनाफ्थलीन इंडिकेटर।
जिन बच्चों ने मैट्रिक के अंदर प्रैक्टिकल्स किए हैं उनको ये चीज बड़ी अच्छे समझ आ गई है। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझ आ जाएगी। बच्चों सबसे पहले ना हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है हमारे पास एसिड, जिसको मैं यहाँ पे ए कह देता हूँ। दूसरी चीज हमारे पास होती है बेस, और एक तीसरी चीज होती है जिसमें हमारे पास होता है इंडिकेटर, जिसको मैं आई कह देता हूँ। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क लेनी है। इसके अंदर आपने सबसे पहले बेस डाल लेना। लाइक मैंने ना इसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस डाल दिया। अब बेस डालने के बाद मैं ना इसमें फिनोल्फ्थालीन के इंडिकेटर डाल दूंगा, तो जो सोल्यूशन है ना उसका जो कलर हो जाएगा वो पिंक हो जाएगा। अब पिंक कलर सोल्यूशन होने के बाद मैं यहाँ पे ब्यूरिट लूंगा, ये एक ब्यूरिट है, और ये जो ब्यूरिट है हमारे पास ये एक स्टैंड पे फिक्स है। ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या करना है, इसको फिक्स करने के बाद इसके अंदर ना हमने एसिड फिल कर देना है। एसिड डालने के बाद मैंने इसके अंदर ये वाली जो बेस है ना, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इसको इसके नीचे रख देना है। इसमें बेस है और इसमें क्या है, एसिड। अब बेस के अंदर आपने क्या डाला हुआ, इंडिकेटर। अब इसमें इंडिकेटर भी डाला हुआ है आई। अब फिनोल्फ्थालीन का कलर जो है ना वो पिंक से चेंज होके किसमें हो जाएगा, पिंक से हो जाएगा लाइट पिंक, या फिर वो कलरलेस भी हो सकता है। अब ये सारा प्रोसेस एक प्रैक्टिकल है, जिसको आप बकायदा हमारे ही वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय वॉल्यूमेट्रिकली, यानी टाइट्रेशन इसे हम कहते हैं। हमारा यहाँ पे पढ़ने का क्या मकसद है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये कि बच्चों आपने ये देखा कि मैंने कुछ क्वांटिटी बेस की ली है और इस तरह मैं एसिड को ड्रॉप करता हूँ। फिनोल्फ्थालीन एक इंडिकेटर है जो हमें बेसिकली एसिड और बेस दोनों को इक्वल करने का पॉइंट बताता है, और ये साल्ट बनाता है। अब किस पॉइंट पे जाके इक्वल होंगे आपको डेफिनेटली पता है। अगर एसिड ज्यादा तो बेस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर बेस ज्यादा तो एसिड भी ज्यादा। तो दोनों की क्वांटिटी किस जगह पे जाके वो इक्वल होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बेस ज्यादा ले लेता हूं तो मुझे एसिड भी काफी टाइम लगेगा उसको मिक्स करने में। इस तरह अगर बेस कम लेता हूं तो मुझे एसिड भी कम लेना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली कंसंट्रेशन मिकदार है, लेकिन वो कितना एसिड लेना पड़ेगा, एक्चुअल उसकी कितनी अमाउंट यूज होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कहता हूं कि 10 NaOH है, तो एसिड की कितनी क्वांटिटी है, 7 है, 8 है, 9 है, या 10 है, या 5 है, कितने एसिड के क्वांटिटी कंसंट्रेशन में है, जो कि यहां से हमें मालूम हो जाती है। तो वो हमें ऐड करने से ये दोनों पॉइंट इक्वल हो, इसको कहते हैं टाइट्रेशन। तो अब वो यही कह रहा है कि बेसिकली इस रिएक्शन को टाइट्रेट करते हैं एसिड और अल्कली को अगेंस्ट फिनोल्फ्थालीन। और फिनोल्फ्थालीन बेसिकली इंडिकेटर है जिसका काम सिर्फ इतना ये बताते हुए कि जिसको बेस में ऐड करके एसिड बाद में डाला जाता है, ताकि वो बताता है, जिस तरह गाड़ी में इंडिकेटर नहीं होता, बताता है कि ये देखें फ्यूल खत्म होने वाला, सेम इंडिकेटर वो कलर चेंज करके बताता है कि देखें आपका एसिड और बेस इक्वल हो गया। अब हो नहीं सकता कि हर लम्हे सेम एसिड हो, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम। और यही हमारा टॉपिक था पढ़ना कि कंसंट्रेशन कितनी यूज होती है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम। अच्छा, रिपीटेड इट वेरियस टाइम, इसको काफी दफा हम करेंगे। इज वुड बी प्रोवाइडेड एन इंफॉर्मेशन चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद द टाइम। ये हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ अगर हम इसमें एसिड और बेस की क्वांटिटी को चेंज करते रहेंगे तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ उनका डिफरेंट बिहेवियर नजर आएगा। तो मिकदार चेंज होगी टाइम के साथ, तो उनके जाहिर बात है कि उनकी एसिड की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन भी चेंज होगा टाइम के साथ। तो ये हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है बाय टाइट्रेशन। तो आप डेफिनेटली देखें, अगर आप एसिड की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आप बेस की ज्यादा ले रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है। और कितने टाइम इसमें टाइम भी है। अब देखिए किस लम्हे पे जाके कितना टाइम लगता है कि वो दोनों की दोनों डाइल्यूट और हो जाती हैं और दोनों न्यूट्रल हो जाती हैं। तो ये चीजें सारी रिलेट कर रही होती हैं टाइट्रेशन। तो ये हमने आज का लेक्चर स्टडी किया, केमिकली मेथड, हाउ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल बी चेंज। तो वो डेफिनेटली हम अगर मिकदार चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर है 7.2.3 न्यू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स में। आज हमने स्टडी करना है फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में जो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करनी है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली एक आला है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन्स में और डिफरेंट, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं रेडिएशंस के, जैसे कि इंफ्रारेड है, IR है, माइक्रोवेव है, एक्स रेज है, ठीक है, UV विजिबल है। इस तरह डिफरेंट रेडिएशंस की एक रीजन्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती हैं और इसके अलावा हम इनको जनरेट भी करते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी रेज हैं इनके अपने अपने रीजन्स हैं।
अब कौन सा रिएक्टेंट जो है किस रेडिएशन को जज़ब करता है ये तो डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। तो अब हम इन रेडिएशन की जज़ब करने या इनको खारिज करने की बुनियाद पे रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री जो फोटोमेट्री जो टेक्निक है ना, इसमें हम क्या कहते हैं, द मेथड इज एप्लीकेबल ऑफ आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इन रेडिएशन को जज़ब करती है ये सिर्फ उन्हीं ही रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, बाकियों पे नहीं। रेट ऑफ द रिएक्शन जो हमारा मेन, इसमें ना दो चीजें हैं। हमने बेसिकली पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इसके अलावा वॉल्यूम चेंज। इन तीनों में ना दो पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक पॉइंट में उस एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमने ना जो एक ही है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो इसके अंदर बेसिकली वो ये कहता है द मेथड इज एप्लीकेबल। ये मेथड जो है ना ये एप्लीकेबल है किसके लिए, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन जज़ब करती हैं। फिर उसने साथ ऑब्जेक्टिव बताया, उसने कहा कि देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ द रेडिएशन अब्सॉर्ब यूजिंग द कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर एक बेसिकली आला है जिसके थ्रू जो हम देखते हैं कि उस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ने कितनी रेडिएशन जज़ब की है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। आगे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ना बेसिकली उसको कहते हैं जब कंडक्ट होता है आयंस की वजह से, तो ये डिपेंड करता है आयंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि H2 है, उसके अंदर नमक डाल देते हैं। अब ये दोनों चीजें जब सॉल्यूशंस के अंदर हम मिक्स कर देते हैं तो आपको पता है इनके आयंस बनते हैं। आयंस जितनी ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा रिएक्शन बढ़ेगा। अगर एक चीज टूटती ही नहीं है, अगर नमक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता ही नहीं है, अगर वो टूटेगा नहीं तो उसके आयंस नहीं बनेंगे और वो सोल्यूबल नहीं होगा और रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। सेम यही कहता है कि आयंस कैन बी स्टडीड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इसमें इसका पहले उसने मेथड बता दिया, उसका मेन बताया कि ये उस चीज पे एप्लीकेबल होता है जहां आयंस होते हैं। साथ ही उसने मेन रीजन बताई, उसने क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, डिपेंड अपॉन द रेट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आयन। जितने रेट कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उसके आयंस चेंज होंगे और आयंस फॉर्म या उसके जितने ज्यादा आयंस बनेंगे तो वो कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो उतना ही हमारा क्या ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिहाजा वो कहता है कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रेट चेंज ऑफ आयंस। लास्ट है जी वॉल्यूम चेंज मेथड। अब जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज मेथड होता है ना बेसिकली, तो उसमें आप सिंपल देखें वॉल्यूम खुद ही चेंज हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे एस्टिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH और इसमें आप डाल रहे हैं वाटर, तो आप मुझे बताएं वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो एक चीज पहले खालस है वो बाद में वो ऐसा तो नहीं होगी। जैसे दूध है, उसमें अगर वो खालस है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो और हो सकती है, या हम उसको कह सकते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चीज है। लेकिन उसी में अगर आप बहुत सारा पानी मिला दें तो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ जाती है। वॉल्यूम में जो चेंज है उससे रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। इन्वॉल्व चेंज इन वॉल्यूम, वो कहता है वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंड ऑफ द रिएक्शन, उतना ही आपका रिएक्शन एक्सटेंड हो जाएगा। एंड चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन भी मिकदार भी चेंज हो सकती है। उसके बाद आपकी बुक में इधर ही एक इंफॉर्मेशन लिखी है जिसमें 3 लाइनें लिखेंगी, जिसमें स्पेशल बताया गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें एक हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिसके अंदर जो है कोई भी रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल होता है ना प्रोडक्ट, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह को जज़ब करता है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं। इसके साथ ही हमारा ये पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।